नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम होम साइंस के क्वेश्चंस देख रहे हैं जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी और जीआईसी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने बताया कि पाचन के बाद भोजन ऊर्जा एवं शक्ति में बदल जाता है? ए ऑप्शन है यूटकिन ने, बी ऑप्शन है एंटोनी लेवाइजर ने, सी ऑप्शन है टर्नर ने और डी ऑप्शन है कोलुथुन ने। तो जो वैज्ञानिक जिसने बताया कि जो भोजन पाचन के बाद ऊर्जा एवं शक्ति में बदल जाता है, किसने बताया? एंटोनी लेवाइजर ने बताया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी राइट आंसर है। अब हम देखेंगे कि जो एंटोनी लेवाइजर है वो कौन है। 18वीं शताब्दी में फ्रांस के वैज्ञानिक एंटोनी लेवाइजर ने बताया कि पाचन के बाद भोजन ऊर्जा एवं शक्ति में बदल जाता है। जो एंटोनी लेवाइजर है ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे और इन्होंने ये बात 18वीं शताब्दी में बता दी थी कि जो भोजन होता है वो पाचन के बाद ऊर्जा एवं शक्ति में बदल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कार्बनिक पदार्थ कौन से नहीं है? ठीक है, यहाँ पे नहीं है आएगा। कार्बनिक पदार्थ कौन से नहीं है? ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है वसा, सी ऑप्शन है खनिज लवण और डी ऑप्शन है विटामिन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्बनिक पदार्थ कौन से नहीं है। तो जो खनिज होते हैं ये कार्बनिक भोज्य पदार्थ नहीं है, ये अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि कार्बनिक क्या होता है। कार्बनिक पदार्थ वह होते हैं जिनको जलाने के बाद कुछ अवशेष नहीं बचता है। यह रासायनिक ऊर्जा को शारीरिक ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, जब हम कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, विटामिन और वसा को जब हम जलाते हैं तो उसके बाद उसमें कुछ भी अवशेष नहीं बचता है और ये क्या करते हैं, ये रासायनिक ऊर्जा को शारीरिक ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कार्बनिक पदार्थ नहीं है पूछा गया है। तो कार्बनिक पदार्थ कौन से नहीं है? खनिज लवण नहीं है। जब हम खनिज लवण को जलाते हैं तो इनमें से राख बचती है, ऐश बचता है, इसलिए हम इनको अकार्बनिक भोज्य पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, कार्बनिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? प्रोटीन आता है, वसा आता है, विटामिन आता है और कार्बोहाइड्रेट आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सूक्ष्म पोषणहीनता के लिए किस शब्द को प्रयोग में लाया जाता है? जो सूक्ष्म पोषक तत्वों से जो कमी होती है उस कमी के लिए हम कौन सा शब्द को प्रयोग में लाते हैं? ए ऑप्शन है कुपोषण, बी ऑप्शन है अतिपोषण, सी ऑप्शन है छिपी भूख, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जब सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है तो उसके लिए जिस शब्द को हम प्रयोग में लाते हैं वो कौन सा है? छिपी भूख। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की जब कमी होती है उसके लिए जो शब्द हम प्रयोग में लाते हैं वो कौन सा है? छिपी भूख। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, गर्भावस्था में यदि माँ अल्कोहल का उपयोग आवश्यकता से अधिक करती है तो नवजात शिशु में कौन सा रोग होता है? जब गर्भावस्था में जो माँ होती है वो अल्कोहल का, शराब का आवश्यकता से अधिक उपयोग कर देती है तो नवजात शिशु में कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन है रक्त अल्पता, बी ऑप्शन है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, सी ऑप्शन है एनीमिया और डी ऑप्शन है नर्वोसा। तो गर्भावस्था में जब माँ अल्कोहल का उपयोग आवश्यकता से अधिक करती है तो नवजात शिशु में जो रोग देखने को मिलता है वो कौन सा होता है? फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी राइट आंसर है। अब हम देखेंगे कि जो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है ये कैसे होता है। गर्भावस्था में यदि माँ अल्कोहल का उपयोग आवश्यकता से अधिक करती है तो गर्भ में पल रहे गर्भस्थ शिशु में फीटल अल्कोहल सिंड्रोम देखने को मिलता है। ठीक है, जब गर्भावस्था में माँ अल्कोहल का उपयोग आवश्यकता से अधिक कर देती है तो उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा होगा उसको कौन सा सिंड्रोम हो जाता है? फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है। और ये सिंड्रोम भी दो प्रकार का होता है, एक तो जन्म से पूर्व होता है, एक जन्म के बाद होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्लूकोज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है रिंगटोन्स, बी ऑप्शन है टिट्रोफेन, सी ऑप्शन है काइनोबॉडी और डी ऑप्शन है ग्लैक्टोज। तो ग्लूकोज को जो अन्य नाम से जाना जाता है वो कौन सा होता है? काइनोबॉडी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी राइट आंसर है। अब हम देखते हैं कि जो ग्लूकोज है उसको अन्य और किस नाम से जाना जाता है। ग्लूकोज को डेस्टोज, ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, काइनोबॉडी, करंट कार्बोहाइड्रेट और ब्लड शुगर भी कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को अन्य इतने नामों से जाना जाता है। डेक्सटोज भी बोलते हैं, ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, काइनोबॉडी, करंट कार्बोहाइड्रेट और ब्लड शुगर के नाम से ग्लूकोज को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्लैक्टोज बिना ग्लूकोज में बदले रक्त में मिल जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? ए ऑप्शन है लैक्टोसीमिया, बी ऑप्शन है ग्लैक्टोसीमिया, सी ऑप्शन है पेरिफेरल न्यूराइटिस, सी ऑप्शन है वेस्कुलराइजेशन। तो जब ग्लैक्टोज बिना ग्लूकोज में बदले रक्त में मिल जाता है तो जो रोग देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है? ग्लैक्टोसीमिया रोग देखने को मिलता है। ठीक है, ग्लैक्टोसीमिया हो जाता है जब ग्लैक्टोज बिना ग्लूकोज में बदले सीधे रक्त में मिल जाए तो कौन सी बीमारी देखने को मिलेगी? ग्लैक्टोसीमिया बीमारी देखने को मिलती है। ठीक, अब हम देखते हैं कि ग्लैक्टोसीमिया कार्य कैसे करता है। यदि ग्लैक्टोज बिना ग्लूकोज में बदले रक्त में मिल जाए तो ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। ग्लैक्टोज ब्लड के द्वारा अवशोषित होकर मस्तिष्क तथा नाड़ी संस्थान को ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे नाड़ी संस्थान और मस्तिष्क को जो ऊर्जा प्रदान करता है वो ग्लैक्टोज करता है जब इसको ब्लड के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से कम कहलाती है। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से कम हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपर ग्लाइसीमिया कहेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे या ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहेंगे, डी या क्वाइनोबॉडी कहेंगे। तो जब हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से कम हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का बी राइट आंसर है। जब रक्त हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया, बी ऑप्शन है ग्लाइकोजेनोसिस, सी ऑप्शन है ग्रेप शुगर और डी ऑप्शन है कॉर्न शुगर। तो जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनोसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। ए ऑप्शन है ल्यूसीन, बी ऑप्शन है वैलिन, सी ऑप्शन है लाइसिन और डी ऑप्शन है हिस्टिडीन। तो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं वो कौन सा है? हिस्टिडीन है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हिस्टिडीन होती है उसकी आवश्यकता किसके लिए होती है? नवजात शिशु के लिए हिस्टिडीन की आवश्यकता होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना क्या कहलाता है? ठीक है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है ग्लाइकोजेनोसिस, बी ऑप्शन है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, सी ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी राइट आंसर है। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाता है। और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनोसिस कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी राइट आंसर है। ये हमने होम साइंस के 10 क्वेश्चंस देख लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।